Hello and welcome all of you. Today we are going to discuss the topic of Ricardian theory of rent, यानी रिकार्डो का जो लगान का सिद्धांत है उसके बारे में आज आप डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि लगान क्या होता है। अर्थशास्त्र में भूमि के जो उत्पादन में सेवा दी जाती है उसके लिए जो भुगतान किया जाता है उसे हम जो लगान कहते हैं। तो सामान्य शब्दों में भूमि को मिलने वाले जो आय होती है वो लगान कहलाती है। अब परंपरावादी अर्थशास्त्री ये मानते हैं कि उत्पादन के जिन साधनों की पूर्ति पूर्णतः बेलोचदार होती है। पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति का मतलब कि उस वस्तु की कीमत में परिवर्तन आने पर पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो जो जिस उत्पादन के साधन की कीमत में परिवर्तन होता है उसके कारण अगर पूर्ति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता तो उस उत्पादन के साधन की पूर्ति पूर्णतः बेलोचदार होती है। तो जिन भी उत्पादन के साधनों की जो पूर्ति पूर्णतः बेलोचदार होती है उनको जो रेंट या लगान प्राप्त होता है। अब ये जो साधनों की पूर्ति की अगर आप बात करते हैं तो भूमि जो है उत्पादन का एकमात्र ऐसा साधन है जिसकी पूर्ति जो होती है बेलोचदार होती है। इस वजह से जो भूमि को लगान प्राप्त होता है। तो ये परंपरावादी अर्थशास्त्रियों का मानना था, लेकिन जो आधुनिक अर्थशास्त्री है वो लगान का एक अलग ही अर्थ लेते हैं। उनके अनुसार लगान उत्पादन के किसी भी साधन को प्राप्त हो सकता है, क्योंकि लगान जो होता है वो वास्तविक आय और जो हस्तांतरण लागत होती है उसके बीच का अंतर होता है। तो जिस भी साधन को वास्तविक आय उसके जो हस्तांतरण लागत या अवसर लागत से ज़्यादा प्राप्त होती है उस साधन को जो आधिक्य प्राप्त होता है वो लगान कहलाता है। तो इस प्रकार से आधुनिक अर्थशास्त्र ये मानते हैं कि उत्पादन के किसी भी साधन को लगान प्राप्त हो सकता है। अब हम लगान के सिद्धांतों की बात करते हैं। मुख्य रूप से लगान के जो दो सिद्धांत डिस्कस किए जाते हैं। पहला लगान का जो है रिकार्डो का सिद्धांत है, जिसे हम लगान का परंपरावादी सिद्धांत भी कहते हैं, यानी क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेंट। और दूसरा लगान का आधुनिक सिद्धांत यानी मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट। तो आज की इस लेक्चर के अंदर हम लगान का जो रिकार्डो का सिद्धांत या जो परंपरावादी सिद्धांत है उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम रिकार्डो के जो लगान सिद्धांत को देखते हैं। रिकार्डो का जो लगान का सिद्धांत है वो उनकी पुस्तक आई थी 1817 के अंदर, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। तो इस पुस्तक के अंदर उनका जो ये सिद्धांत है ये प्रकाशित हुआ था। यह सिद्धांत जो है परंपरावादी जो अन्य जो सिद्धांत थे जो परंपरावादियों ने रिकार्डो से पहले ही दे दिए थे, उन सिद्धांतों के अंदर जो कमियां थी उन कमियों को दूर करने का कार्य जो है वो रिकार्डो ने किया था। तो जो फिजियोक्रेट्स थे, जो एडम स्मिथ ने, उन्होंने लगान को जब प्रकृति की उदारता का परिणाम माना था। वो क्या मानते थे कि प्रकृति उदार है, प्रकृति ने उदारता के कारण जो भूमि को उपजाऊ शक्ति प्रदान की है और भूमि को जो निःशुल्क प्रदान किया है। इस वजह से ये जो प्रकृति की उदारता है जिसकी वजह से ये लगान प्राप्त होता है। लेकिन रिकार्डो ने कहा है कि प्रकृति की उदारता के कारण नहीं बल्कि प्रकृति की कंजूसी के कारण लगान मिलता है। अब प्रकृति की कंजूसी का मतलब ये है कि भूमि जो उसकी मात्रा सीमित है उसको आप बढ़ा नहीं सकते, इसलिए प्रकृति की कंजूसी या जो भूमि है उसकी बेरोजगार पूर्ति की वजह से लगान प्राप्त होता है। अब रिकार्डो से पहले एंडरसन ने ये बताया था कि भूमि की जो उपजाऊ शक्ति है उसमें अंतर होता है और उस अंतर के कारण जो अंतर सीमांत और जो सीमांत भूमि है उनकी उत्पादकता में अंतर के समान लगान मिलता है। सीमांत भूमि कौन सी होती है? जो सबसे लास्ट में प्रयोग की जाती है, यानी सबसे घटिया किस्म की जो भूमि होती है उसको हम सीमांत भूमि कहते हैं। उससे पहले उससे ज़्यादा उपजाऊ जो भी भूमि की इकाइयाँ होती है उसको हम अंतर सीमांत भूमि कहते हैं। तो अंतर सीमांत भूमियाँ जो होती है उनकी उत्पादकता ज़्यादा होती है और जो सीमांत भूमि है उसकी उत्पादकता उनके मुकाबले कम होती है। तो इन दोनों की उत्पादकताओं के बीच में जो अंतर होता है उस अंतर को जो है रिकार्डो ने लगान कहा है। तो इस प्रकार से लगान जो होता है विभिन्न प्रकार की जो भूमियाँ होती है उन भूमियों की उपजाऊ शक्ति में जो अंतर होता है उस उपजाऊ शक्ति में अंतर के कारण लगान प्राप्त होता है। तो इसको अब आगे आप जो डिटेल में डिस्कस करेंगे। जब विस्तृत खेती की जा के द्वारा उत्पादन को बढ़ाया जाता है तो घटते प्रतिफल के कारण जैसे जैसे नई भूमि पर खेती की जाती है तो उसकी उत्पादकता पहले वाली भूमि से कम होती जाती है, जिसके कारण पहले वाली भूमि को लगान मिलता है। और यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि सीमांत भूमि को कभी भी लगान नहीं मिलता, क्योंकि
जब हम रिकार्डो के सिद्धांत को आगे देखेंगे तो उसमें ये बात स्पष्ट है कि सबसे पहले जो है ज़्यादा उपजाऊ भूमि के ऊपर खेती की जाती है, तो उसके कारण पहली जो भूमि होती है उसकी उत्पादकता ज़्यादा होती है, लेकिन उससे आगे वाली जो भूमि होती है उसकी उत्पादकता कम होती है। इस वजह से दोनों जो भूमियाँ होती है उनके बीच में जो अंतर होता है उत्पादकता का, और ये जो अंतर होता है ये अंतर ही जो लगान कहलाता है। डेफिनेशन देखते हैं। रिकार्डो के अनुसार लगान भूमि की मौलिक और अनश्वर शक्ति के प्रयोग के लिए दिए जाने वाला भुगतान है। मौलिक का मतलब जो नेचुरल है, प्राकृतिक रूप से भूमि के अंदर उपजाऊ की जो शक्ति पाई जाती है, जो पौधे हैं उनके उत्पन्न करने, उनके ऊपर फल फ्रूट लाने, ये या उनके ऊपर बीज पैदा करने, इस प्रकार की जो शक्ति होती है उस शक्ति के कारण जो है भूमि को लगान मिलता है। और ये जो शक्ति होती है अनश्वर होती है, यानी नष्ट नहीं होती, तो इसके कारण जो भूमि को लगान मिलता है। अब आप मान्यताएं देखते हैं। सबसे पहला मान्यता लगा जो रिकार्डो की ये है कि भूमि की उपजाऊ शक्ति में अंतर पाया जाता है, यानी कुछ भूमियाँ ऐसी होती है जो ज़्यादा उपजाऊ होती है और कुछ भूमियाँ ऐसी होती है जो कि कम उपजाऊ होती है। सारी की सारी जो भूमियाँ होती है उनकी उपजाऊ शक्ति एक समान नहीं होती। दूसरा जो अंतर है वो ये है कि अर्थव्यवस्था के लिए भूमि की पूर्ति स्थिर है, यानी भूमि की पूर्ति पूर्णतः बेलोसदार है। तीसरी इनकी मान्यता है कि भूमि का प्रयोग केवल खेती के लिए किया जा सकता है, किसी अन्य कार्य में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता, यानी भूमि के लिए जो है कोई वैकल्पिक उपयोग उपलब्ध नहीं है। भूमि को केवल एक ही काम में लगाया जा सकता है और वो फसलों के उत्पादन में, बाकी भूमि से और कोई कार्य नहीं किया जा सकता। वस्तु बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है और पूर्ण प्रतियोगिता के कारण जो वस्तु की एक समान कीमत पूरे बाजार में जो वो पाई जाती है। इसके बाद जो मान्यता है वो है कि कृषि जो है उसमें घटते प्रतिफल का नियम लागू होता है, यानी जैसे जैसे कृषि के अंदर उत्पादन बढ़ाया जाएगा, हर अगली की इकाई का जो सीमांत उत्पादन है वो पहली इकाई से कम होता चला जाएगा। नेक्स्ट है कि अर्थव्यवस्था के अंदर सीमांत भूमि पाई जाती है। सीमांत भूमि वह भूमि होती है जिसकी उत्पादकता न्यूनतम होती है। तो प्रत्येक जो अर्थव्यवस्था होती है उसके अंदर जो है सीमांत भूमि अवश्य मिलेगी। सीमांत भूमि जो सबसे कम उत्पादन वाली भूमि होती है। सीमांत भूमि को जो कोई लगान नहीं मिलता, क्योंकि लगान जो होता है वो सीमांत भूमि और उससे पहले वाली जो भूमियाँ होती है उनकी उत्पादकता में अंतर के कारण मिलता है। तो सीमांत भूमि की जो उत्पादकता होती है उसका जो कोई और अंतर नहीं पाया जाता, क्योंकि उसके कंपैरिजन में उससे कम उत्पादकता वाली कोई भूमि है ही नहीं। तो ऐसे में सीमांत भूमि को जो है कभी भी लगान प्राप्त नहीं होता। पहले अधिक उपजाऊ भूमि के ऊपर खेती शुरू की जाती है और उसके बाद जब अधिक उपजाऊ भूमि खत्म हो जाती है उसके बाद भी अर्थव्यवस्था में जनसंख्या के बढ़ने के कारण जो है मांग बढ़ती है, तो आगे जो है तुलनात्मक रूप से कम उपजाऊ उस भूमि के ऊपर खेती की जाएगी। कम उपजाऊ, उसके बाद और कम उपजाऊ, उसके बाद और कम उपजाऊ, इस प्रकार आगे से आगे जो है कम उपजाऊ जमीन जो है खेती के लिए उपलब्ध होती रहती है। इसके बाद है कि भूमि की उपजाऊ शक्ति मौलिक और अविनाशी होती है, यानी भूमि की उपजाऊ शक्ति को न तो पैदा किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता है। ये प्राकृतिक रूप से जो है अपने आप भूमि के अंदर विद्यमान होती है। जनसंख्या के बढ़ने के ऊपर कृषि उत्पादों की मांग जो वो बढ़ती है, यानी कृषि उत्पाद जो होते हैं उनकी मांग जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे ज़्यादा अनाज की मांग होगी, या अन्य जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होते हैं उनकी मांग जो है ज़्यादा होती चली जाती है। इसके बाद कृषि कृषि की जो लागत होती है, यानी कोई भी हम जो उत्पादन करते हैं एग्रीकल्चर से, उसकी जो लागत है वो श्रम की इकाइयों के रूप में मापी जाती है। यानी 1 क्विंटल गेहूं का उत्पादन करने में कितने श्रमिक लगे, 1 क्विंटल कपास को उत्पादन करने में कितने श्रमिक लगे, 1 क्विंटल जो है वो चावल का प्रोडक्शन करने में कितने श्रमिक लगे। तो श्रमिकों की जो इकाइयाँ होती है उन इकाइयों के आधार पर जो है वो श्रम की जो उत्पादन है, उत्पादन की जो लागत है उसका निर्धारण किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि 1 क्विंटल जो है वो गेहूं का प्रोडक्शन करने के लिए 4 श्रमिकों की ज़रूरत है और 1 क्विंटल चावल का प्रोडक्शन करने के लिए 8 श्रमिकों की ज़रूरत है। तो यहाँ पर गेहूं के उत्पादन की लागत जो है वो चावल के उत्पादन की लागत की तुलना में आधी है, क्योंकि आधे श्रमिकों से हम उतना उत्पादन ले सकते हैं। और अगर अपन चावल के उत्पादन की बात करते हैं तो इसकी लागत जो गेहूं के उत्पादन की तुलना में 2 गुनी है। तो यहाँ पर जो कृषि प्रोडक्ट होते हैं उनके जो लागत होती है वो श्रम की इकाइयों के रूप में मापी जाती है।
श्रम जो है वो समरूप माना जाता है। समान क्षेत्रफल पर जो है समान श्रम का प्रयोग किया जाता है, यानी 1 एकड़ जमीन के ऊपर जो है एक स्थान पर जितने श्रमिक लगेंगे दूसरे स्थान पर भी जो है उतने ही श्रमिक जो वो लगते हैं। हाँ, ये समरूप श्रम वाली जो मान्यता है वो जो है जब हम गहन कृषि की बात करते हैं तो उस अवस्था के अंदर जो है श्रम जो होता है वो धीरे धीरे सारा प्रयोग होने के कारण जो है थोड़े कम कुशल श्रमिक है उनके साथ में भी प्रोडक्शन किया जाता है, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी के अंदर कमी आती है। आगे रिकार्डो के लगान सिद्धांत की व्याख्या। अब हम रिकार्डो के लगान के का जो सिद्धांत है उसकी व्याख्या दो अवस्थाओं में करते हैं। पहला विस्तृत खेती की अवस्था के अंदर और दूसरा गहन खेती की अवस्था में रिकार्डो का लगान सिद्धांत। ये डेफिनेशन आप पहले देख ही लिए। इसके बाद विस्तृत खेती की अवस्था में लगान सिद्धांत की व्याख्या। सबसे पहले हम विस्तृत खेती का अर्थ जानते हैं। विस्तृत, यहाँ पर ये विस्तृत है। विस्तृत खेती से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें जब कृषि उत्पाद की मांग बढ़ती है, यानी जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, अब जनसंख्या बढ़ने के कारण जो है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की मांग बढ़ेगी, तो उस मांग को पूरा करने के लिए जो नई जमीन के ऊपर खेती शुरू की जाती है। यानी एक बार जो जमीन यूज कर ली उसके बाद में उसी जमीन के ऊपर ज़्यादा श्रम और पूंजी का प्रयोग न करके नई खेती के ऊपर जो या नई भूमि के ऊपर जो खेती की जाती है, तो उसे हम विस्तृत खेती कहते हैं, क्योंकि इसमें आगे से आगे खेती का विस्तार या खेती की जो भूमि है उसका विस्तार होता चला जाता है। अब हम जब रिकार्डो का सिद्धांत शुरू किया था तो उसमें मान्यता ली थी कि भी प्रत्येक जो देश होता है उस देश के अंदर भूमि की उपजाऊ शक्ति है वो अलग अलग भागों में अलग अलग पाई जाती है। तो अब हम उत्पादकता के आधार पर भूमि को 4 श्रेणियों में बांट लेते हैं। इसमें ए भूमि जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ है और बी उसकी तुलना में कम उपजाऊ, सी उसकी बी की तुलना में कम उपजाऊ और डी जो है सबसे कम उपजाऊ शक्ति वाली भूमि है। तो ऐसे में जब उत्पादन शुरू किया जाएगा तो सबसे पहले जो सबसे उपजाऊ भूमि है उसके ऊपर उत्पादन शुरू किया जाएगा। तो सबसे उपजाऊ भूमि जो वो ए श्रेणी वाली भूमि है। तो ए श्रेणी की जो भूमि है उस भूमि के ऊपर सबसे पहले उत्पादन जब शुरू किया जाता है 10 श्रमिक लगाए जाते हैं और 10 श्रमिकों की सहायता से 10 क्विंटल गेहूं का उत्पादन किया जाता है। तो इस अवस्था के अंदर जो है कोई भी लगान प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि सबसे लास्ट इकाई जो है वो सीमांत होती है और यहाँ पर ये पहली इकाई है, हमने उत्पादन शुरू किया तो सीमांत इकाई भी है। तो इससे पहले कोई भी इकाई नहीं है, तो उससे पहले वाली इकाई और सीमांत इकाई के बीच में उत्पादन में कोई अंतर नहीं है, दोनों का उत्पादन सेम है, क्योंकि पहली इकाई और सीमांत इकाई दोनों समान ही है। तो ऐसे में कोई भी लगान प्राप्त नहीं होगा। अब जब जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है भूमि का प्रयोग बढ़ता जाएगा। ऐसे में जब ए श्रेणी वाली सारी भूमि प्रयोग कर ली जाएगी, उसके बाद में भी अगर और मांग बढ़ती है तो फिर जो है बी श्रेणी जो कि ए की तुलना में कम उपजाऊ है उसके ऊपर उत्पादन शुरू किया जाएगा। तो ए श्रेणी की भूमि जब समाप्त हो गई तो उसके बाद कम उपजाऊ भूमि बी के ऊपर जो है खेती शुरू की जाती है और जब बी के ऊपर खेती शुरू की जाएगी तब बी श्रेणी के अंदर जो है वो पहले ए में भी हमने देखा था 10 श्रमिक लगे थे, क्योंकि आप प्रत्येक श्रेणी की भूमि के ऊपर समान मात्रा में श्रमिकों का प्रयोग करेंगे। तो बी श्रेणी की जो भूमि है उसके ऊपर 10 श्रमिक लगे। अब 10 श्रमिकों ने जो 8 क्विंटल गेहूं का उत्पादन किया, यही 10 श्रमिक ए श्रेणी के अंदर 10 क्विंटल गेहूं का उत्पादन कर रहे थे। तो ऐसे में जो सीमांत भूमि है वो बी श्रेणी वाली भूमि बन गई और इससे पहले वाली जो भूमि है ए, उन दोनों के बीच में उत्पादन के बीच में जो अंतर है वो 2 क्विंटल का है। तो ऐसे में अब जो है ए श्रेणी की जो भूमि है उसको 2 क्विंटल लगान मिलेगा, लेकिन बी श्रेणी को कोई लगान नहीं मिलेगा, क्योंकि बी जो सीमांत भूमि है, सबसे अंत में प्रयोग की गई भूमि है। तो सीमांत भूमि को कोई भी लगान प्राप्त नहीं होता। अब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो है बी भूमि का ज़्यादा प्रयोग किया जाता रहेगा और एक सीमा ऐसी आएगी जब बी श्रेणी की भूमि समाप्त हो जाएगी। तो जब बी श्रेणी की भूमि समाप्त हो गई उसके बाद में भी अगर मांग बनी रहती है तो उससे कम उपजाऊ भूमि यानी सी श्रेणी के ऊपर उत्पादन शुरू किया जाएगा। अब सी श्रेणी के ऊपर जब उत्पादन शुरू किया जाएगा तो हम कितने श्रमिक लगाएंगे? जितना हमने ए और बी के ऊपर लगाए थे, यानी हम 10 श्रमिकों का प्रयोग करेंगे। तो सी श्रेणी के अंदर 10 श्रमिक जब प्रयोग किए जाते हैं तो उसके कारण गेहूं का उत्पादन केवल 6 क्विंटल का होता है, क्योंकि घटते प्रतिफल का नियम लागू हो रहा है। तो ऐसे में जब 6 क्विंटल गेहूं का उत्पादन होता है तो ए श्रेणी और सी श्रेणी के बीच में उत्पादन में अंतर कितना है? ए श्रेणी में प्रोडक्शन 10 का था, सी श्रेणी में प्रोडक्शन 6 का है,
यानी 4 क्विंटल का जो अंतर है, तो ऐसे में ए जो भूमि है अब उसको जो है 4 क्विंटल के बराबर लगान प्राप्त होगा। अब बी श्रेणी को भी लगान प्राप्त होना शुरू हो जाता है, क्योंकि बी की जो प्रोडक्टिविटी थी वो 8 थी और ए की सी की प्रोडक्टिविटी है वो 6 है। तो ऐसे में 2 क्विंटल के बराबर जो है बी श्रेणी की भूमि को भी लगान प्राप्त होता है, लेकिन सी श्रेणी की भूमि को कोई लगान प्राप्त नहीं होता, क्योंकि सी श्रेणी की जो भूमि है वो सीमांत भूमि, और सीमांत भूमि को कोई भी लगान प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार से जब सी श्रेणी की भूमि का प्रयोग कर लिया जाता है और उसके बाद में भी जो है और मांग बढ़ती है, तो उसके बाद जो है सबसे कम उपजाऊ भूमि यानी डी के ऊपर खेती शुरू की जाएगी। और जब डी श्रेणी की भूमि है उसके ऊपर खेती शुरू की जाएगी, तो हम डी श्रेणी की भूमि पर भी उतने ही श्रमिक लगाएंगे जितने आपने ए बी सी पर लगाए थे। तो यहाँ पर 10 श्रमिकों का प्रयोग किया गया, तो क्योंकि डी जो है सबसे कम उपजाऊ शक्ति वाली भूमि है, तो यहाँ पर केवल 4 क्विंटल गेहूं का प्रोडक्शन हो रहा है। अब 4 क्विंटल गेहूं का प्रोडक्शन हो रहा है, तो ऐसे में डी श्रेणी की जो भूमि है उसको फिर भी कोई लगान प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि ये जो सीमांत भूमि है, सबसे लास्ट में प्रयोग की गई भूमि है, तो सीमांत भूमि को कभी लगान प्राप्त नहीं होता। अब देखिए ए श्रेणी को कितना लगान प्राप्त होगा। ए श्रेणी को 6 क्विंटल लगान प्राप्त होगा, क्योंकि ए के अंदर प्रोडक्टिविटी 10 थी, डी के अंदर प्रोडक्टिविटी 4 है, तो दोनों के बीच में अंतर 6 क्विंटल लगान प्राप्त होगा। बी श्रेणी को 4 क्विंटल लगान प्राप्त होगा, क्योंकि बी की प्रोडक्टिविटी 8 थी और डी की प्रोडक्टिविटी के साथ आप उसका कंपैरिजन करते हैं, तो दोनों के बीच में 8 का अंतर है। इसी प्रकार से सी श्रेणी की जो भूमि है अब उसको लगान प्राप्त होगा। सी श्रेणी की जो भूमि थी उसके ऊपर प्रोडक्टिविटी 10 थी और यहाँ पर 4 है डी के अंदर, ऐसे में दोनों के बीच में जो अंतर है वो 2 क्विंटल का है, तो सी श्रेणी है उसकी भूमि को भी 2 क्विंटल लगान प्राप्त होगा। तो ऐसे करते करते जैसे जैसे हम कम उपजाऊ भूमि के ऊपर चलते जाएंगे, वैसे वैसे उससे ज़्यादा उपजाऊ जो भूमि है उसको जो है लगान मिलना शुरू होता जाएगा। तो इस प्रकार से रिकार्डो ने जो है विस्तृत खेती की अवस्था के अंदर ये बताया कि किस प्रकार से जो अधिक उपजाऊ भूमि होती है उसको लगान प्राप्त होता है कम उपजाऊ भूमि की तुलना में। अब हम इसी चीज को टेबल के द्वारा देखते हैं। यहाँ पर हमने भूमि की श्रेणियां ली है ए बी सी और डी। यहाँ पर हमने जो है उत्पादक जो श्रमिकों की मात्रा प्रत्येक अवस्था के अंदर हम जो है 10-10 इकाइयों का प्रयोग कर रहे हैं। अब उत्पादकता देखते हैं आप, कुल उत्पादन कितना होता है क्विंटल में। ए श्रेणी के अंदर 10 श्रमिक लगा करके 10 इकाई 10 क्विंटल का प्रोडक्शन, बी श्रेणी के अंदर 10 श्रमिक लगा करके 8 क्विंटल का प्रोडक्शन, सी श्रेणी की भूमि में 10 श्रमिक लगा करके 4 क्विंटल का प्रोडक्शन, और डी श्रेणी की भूमि में 10 श्रमिक लगा करके जो वो 4 क्विंटल का प्रोडक्शन किया जा रहा है। तो ऐसे में सीमांत भूमि पर आधिक्य कितना प्राप्त हो रहा है। सीमांत भूमि ये है कि वो भूमि जो सबसे लास्ट में प्रयोग होती है उसको हम सीमांत भूमि कहते हैं, और उससे पहले वाली जो भूमियाँ होती है उसको अपन अंतर सीमांत भूमि कहते हैं। तो सीमांत भूमि को कभी लगान प्राप्त नहीं होता, उससे ऊपर जो भी भूमियाँ होती है उन सभी श्रेणियों को जो लगान प्राप्त होता है। तो यहाँ पर सीमांत लगान क्या है, उस भूमि की उत्पादकता माइनस सीमांत भूमि की उत्पादकता। तो उस भूमि की उत्पादकता पहली ए श्रेणी की भूमि के अंदर उत्पादन कितना 10 माइनस सीमांत भूमि के उत्पादन 4, तो 6, और ये लगान जो है वो इन दोनों के बीच अंतर के बराबर है, तो 6 क्विंटल के बराबर जो लगान प्राप्त होगा। इसी प्रकार से जो बी श्रेणी की भूमि है उस भूमि के अंदर जो सीमांत भूमि के ऊपर जो आधिक्य है वो कितना है, बी श्रेणी के अंदर उत्पादन 8, सीमांत भूमि का उत्पादन 4, तो 8 माइनस 4 बराबर 4, तो 4 क्विंटल के बराबर लगान प्राप्त होगा। इसी प्रकार से जो सी श्रेणी की भूमि है उसको 2 क्विंटल के बराबर लगान प्राप्त होगा, और जो डी श्रेणी की भूमि है उसको कोई भी लगान प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि डी श्रेणी का उत्पादन और सीमांत इकाई का उत्पादन समान है, क्योंकि डी श्रेणी की है वो खुद ही जो है सीमांत इकाई भी है। तो ऐसे में दोनों के बीच में अंतर शून्य है, तो शून्य अंतर होने के कारण यहाँ लगान भी शून्य होगा। तो इसीलिए रिकार्डो के सिद्धांत के अंदर ये बताया गया है कि जो सीमांत भूमि होती है सीमांत भूमि को कभी भी लगान प्राप्त नहीं होता, लेकिन सीमांत भूमि से पहली भूमि की जो इकाइयाँ होती है उन सभी इकाइयों को जो है लगान प्राप्त होता है। ये लगान कितना होगा, ये सीमांत भूमि का उत्पादन और जो सीमांत भूमि से पहली जो भूमि है उनके उत्पादन के बीच अंतर के समान जो लगान प्राप्त होता है। अब इसी चीज को अपन रेखा चित्र के द्वारा देखते हैं। ए भूमि के अंदर जो ओ एक्स के ऊपर हमने जो है ग्रेड्स ऑफ लैंड लिया है, यानी भूमि की श्रेणियां ली है, और ओ वाई के ऊपर हमने जो है प्रोडक्शन लिया है। तो जब ए श्रेणी की भूमि की बात करते हैं तो ए श्रेणी की भूमि के अंदर जो वो
कुल जो उत्पादन प्राप्त होता है वो 10 क्विंटल के बराबर होता है, और उतने ही श्रमिक लगा करके बी श्रेणी की भूमि है उसके ऊपर जो है 8 क्विंटल के बराबर उत्पादन होता है, और उतनी ही श्रमिक लगा करके सी श्रेणी की जो भूमि है उसके ऊपर 6 क्विंटल का उत्पादन होता है, और उतने ही श्रमिक लगा करके जो डी श्रेणी की भूमि है उसके ऊपर 4 क्विंटल का उत्पादन होता है। अब मान लीजिए 4 ही श्रेणियां हैं, तो डी श्रेणी जो है वो सीमांत भूमि बन गई। इसके बाद भी मान लीजिए कि अगर अपने पास में एक श्रेणी और होती ई, तो ये ई जो है वो सीमांत भूमि बन जाती। तो ऐसे में फिर इससे ऊपर वाली जो इकाइयाँ ए बी सी डी, इन चारों को जो है लगान प्राप्त होता, लेकिन क्योंकि अब 4 भूमियाँ ही है तो केवल 3 भूमियों को ही लगान प्राप्त होगा। ए को कितना लगान प्राप्त हो रहा है? ए का उत्पादन और जो सीमांत भूमि का उत्पादन है उसके बीच का अंतर, ये ए का लगान है, यानी 6 इकाइयों का जो है वो एक भूमि को लगान प्राप्त हो रहा है। बी भूमि का लगान जो सीमांत भूमि की उत्पादकता यानी 4, और बी भूमि का जो उत्पादन है यानी 8, उन दोनों के बीच में अंतर है, उसके बराबर लगान प्राप्त होगा। और सी भूमि को जो लगान प्राप्त होगा वो सीमांत भूमि और सी का जो उत्पादन है उसके बीच में अंतर के समान प्राप्त होगा, यानी 2 के बराबर जो यह लगान प्राप्त होगा। और डी भूमि क्योंकि सीमांत भूमि है इसलिए डी भूमि को जो कोई भी लगान प्राप्त नहीं होगा। अब हम यही चीज जो लगान होता है उस लगान को लागत वक्रों की सहायता से भी देख सकते हैं। ये जो लगान होता है, ये लगान जो होता है वो कीमत है और जो एसी होती है, एवरेज कॉस्ट होती है, उसके बीच में अंतर के समान होता है। तो ऐसे में जो ए ग्रेड की भूमि है उस ए ग्रेड की भूमि के अंदर यहाँ पर जो मांग और पूर्ति ने कीमत का निर्धारण कर दिया वो सभी के लिए ओपी, लेकिन यहाँ पर जो एमसी है वो ए बिंदु के ऊपर संतुलन स्थापित कर रही है। इस बिंदु के ऊपर जो एमसी एसी है वो एमसी से कम है। इसका मतलब यहाँ पर एमसी और एसी यानी कीमत और एसी के बीच में जो अंतर है वो ए सी बी पी के समान है। तो ए सी बी पी के समान जो है रेंट प्राप्त होगा ए ग्रेड भूमि को। इसी प्रकार से बी ग्रेड भूमि जो है उसको जो लगान कितना प्राप्त होगा? टी पी आर एस, क्योंकि एसी और कीमत के बीच में ये अंतर है। डी ग्रेड की भूमि है उसको कोई भी लगान प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो कीमत है वो एसी के बराबर है। तो कीमत अगर एसी के बराबर होती है तो उस अवस्था के अंदर कोई भी लगान प्राप्त नहीं होता। एक भूमि की जो कीमत है उसके जो उत्पाद की कीमत है अगर वो उसकी एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा होती है तो उस अवस्था के अंदर जो अधिक्य या जो लगान है वो प्राप्त होता है। इसके बाद है गहन खेती की अवस्था में लगान की व्याख्या। पहले आप गहन खेती का अर्थ समझते हैं। विस्तृत खेती के अंदर क्या था कि हमने हमारे पास में ए बी सी डी श्रेणी की भूमियाँ थी। ए का हमने प्रयोग कर लिया, फिर आप नई भूमि पर जाएंगे। बी का हमने प्रयोग कर लिया, उसके बाद हम नई भूमि पर सी पर जाएंगे। इसी प्रकार से आगे उत्पादन बढ़ाने के लिए नई भूमि का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब हम गहन कृषि की बात करते हैं तो हमारे पास में ए श्रेणी की भूमि है। अगर मांग ज़्यादा बढ़ गई तो इसके ऊपर आप लेबर और बढ़ा देंगे, कैपिटल और बढ़ा देंगे, यानी भूमि की मात्रा समान है। उसके बाद भी और मांग बढ़ गई तो आप लेबर और कैपिटल को और बढ़ा देंगे। तो इस प्रकार से गहन खेती से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें उत्पादन को बढ़ाने के लिए उतनी ही भूमि के ऊपर अधिक श्रम और अधिक पूंजी का प्रयोग करते हुए उत्पादन को बढ़ाया जाता है। अब कृषि के अंदर हमें पता है कि घटते प्रतिफल का नियम लागू होता है। तो सबसे पहले जितने श्रमिक और पूंजी का प्रयोग किया जाता है उसके बाद के में उत्पादन बढ़ाने के लिए अगर आप ज़्यादा श्रम और ज़्यादा पूंजी का प्रयोग करते हैं तो उसके लिए जो बाद में जो अतिरिक्त इकाइयाँ प्रयोग की जाती है पूंजी और श्रम की, उनकी सीमांत उत्पादकता पहली इकाइयों से कम होती है। तो इस प्रकार से दोनों इकाइयों के बीच में यानी जो सीमांत इकाई है और सीमांत से पहली जो श्रम और पूंजी की इकाइयाँ हैं उनके बीच में जो अंतर होता है उस अंतर के समान जो लगान प्राप्त होता है। तो पहले जब अपन विस्तृत खेती की थी तो वहाँ अंतर किसके समान था? 2 भूमि के टुकड़ों की उत्पादकता में अंतर था। यहाँ पर जो अंतर है वो किस में है? 2 उत्पादन के साधनों की मात्राओं में उत्पादन के बीच में अंतर है। यानी पहले भूमि और श्रम की अलग मात्रा, उसके बाद नए श्रम और पूंजी का प्रयोग किया उसी भूमि के ऊपर, तो उस अवस्था के अंदर दोनों की उत्पादकता में जो अंतर होता है वो उसके समान जो है लगान प्राप्त होता है। इन दोनों की जो सीमांत उत्पादकता होती है यानी पहले अपन ने श्रमिक लगाया, उसके बाद अपन ने और श्रम और उसके साथ में और पूंजी का प्रयोग किया, तो उन दोनों की उत्पादकता के बीच में जो अंतर होता है वही पहली इकाई का लगान होता है। मान लीजिए कि हमने जो है एक लेबर और एक कैपिटल यूज की,
उस समय सीमांत उत्पादन जो था वो 10 था। उसके बाद अपन ने दूसरी लेबर और दूसरी कैपिटल यूज की, यहाँ पर सीमांत उत्पादन जो इनका 8 है। तो इस प्रकार से इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो पहली जो भूमि है उसका लगान है। इस प्रकार जैसे जैसे श्रम और पूंजी की अधिक इकाइयां प्रयोग की जाएंगी तो उससे पहले वाली श्रम और पूंजी को जो लगान मिलता चलेगा। यहाँ पर इन दोनों इकाइयों को कोई भी लगान नहीं मिल रहा, लेकिन अगर आपने तीसरा लेबर और तीसरा कैपिटल और यूज किया तो इनकी प्रोडक्टिविटी सीमांत उत्पादकता 6 है, तो अब इसको 2 के बराबर लगान प्राप्त होगा और पहली इकाई को 4 के बराबर लगान प्राप्त होगा, क्योंकि लगान दोनों की उत्पादकताओं में अंतर के समान मिलता है। इस प्रकार उत्पादक श्रम और पूंजी की उस सीमा तक अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग करेगा जब उसके प्रयोग से मिलने वाली सीमांत उपज की कीमत और सीमांत लागत समान न हो जाए। यानी हम देखते हैं कि श्रम जो होता है वो जो पूंजी होती है उसकी उत्पादकता लगातार कम होती चली जाती है। तो ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि कब तक जो है वो एक जो उत्पादक है वो श्रम और पूंजी की ज़्यादा इकाइयाँ लगाता रहेगा। मान लीजिए कि एक जो श्रमिक है, अंतिम जो इकाई का हमने श्रम और पूंजी का प्रयोग किया, उसके कारण जो उत्पादन हुआ उस उत्पादन की जो कीमत थी वो 100 रुपये थी, और इन दोनों की जो लागत है यानी पूंजी और श्रम की जो लास्ट इकाई हमने यूज की है, अगर उसकी लागत जो वो 90 है, उसकी लागत कितनी है 90 है, तो ऐसे में अगली श्रम और पूंजी का और प्रयोग किया जाएगा। मान लीजिए अगली पूंजी और श्रम का हमने और प्रयोग किया, उत्पादकता गिर करके 90 हो गई और उनकी जो लागत है वो भी 90 हो गई। तो उसके बाद और ज़्यादा श्रमिकों का प्रयोग और ज़्यादा पूंजी का प्रयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उस श्रम और पूंजी से प्राप्त होने वाली सीमांत आय इनकी सीमांत लागत के बराबर हो जाती है। तो इस प्रकार से जो सीमांत या जो अंतिम इकाई होती है उसको कोई भी लगान प्राप्त नहीं होता। ये रेखा चित्र है जब फर्स्ट श्रमिक और पूंजी का जो प्रयोग किया गया, क्योंकि हमने ओ एक्स अक्ष के ऊपर यूनिट्स ऑफ लेबर एंड कैपिटल लिया है और ओ वाई के ऊपर हमने जब प्रोडक्शन लिया है, तो जब हमने पहली श्रम और पूंजी का प्रयोग किया तो उसके कारण उनका जो सीमांत उत्पादन था वो 10 था। जब हमने दूसरी श्रम और पूंजी का प्रयोग किया तो उनका सीमांत उत्पादन जो 8 है। अब जो पहली श्रम की इकाई थी इसको 2 के बराबर लगान प्राप्त होगा, और ये दूसरी श्रम की और पूंजी की इकाई इसको कोई भी लगान प्राप्त नहीं होगा क्योंकि ये सीमांत है। इसके बाद जब हमने तीसरी श्रम और पूंजी का प्रयोग किया तो उसकी जो उत्पादकता है वो 6 है, तो ऐसे में पहली जो इकाई थी इसको 4 के बराबर लगान, दूसरी इकाई जो है इसको 2 के बराबर लगान, लेकिन तीसरी इकाई इसको कोई भी लगान नहीं मिलेगा। और जब हम चौथी श्रम और पूंजी की इकाइयों का प्रयोग करते हैं तो उसके कारण इनकी उत्पादकता गिर करके 4 हो जाती है। तो ऐसे में पहली इकाई को 6 के बराबर लगान मिलेगा, दूसरी इकाई को 4 के बराबर लगान मिलेगा, तीसरी इकाई को 2 के बराबर, और चौथी इकाई को कोई भी लगान प्राप्त नहीं होगा क्योंकि ये जो है सीमांत इकाई है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जैसे जैसे श्रम और पूंजी की अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग किया जाता है तो हर अगली इकाई यानी जिसको आप सीमांत इकाई कहेंगे उसकी उत्पादकता पहले से कम होती चली जाती है। इसलिए पहली जो इकाइयां होती है उससे उनको जो है लगान प्राप्त होता रहता है। अब हम इसकी आलोचना देखते हैं कि अभी तक हमने जो रिकार्डो का सिद्धांत किया था उसके अंदर हमने देखा था कि रिकार्डो के सिद्धांत के अंदर विस्तृत खेती की अवस्था के अंदर किस प्रकार से लगान की प्राप्ति होती है और गहन कृषि की अवस्था के अंदर किस प्रकार से लगान की प्राप्ति होती है। लेकिन रिकार्डो का ये सिद्धांत है वो परंपरावादी अर्थशास्त्रियों में बेहतरीन था, लेकिन जैसे जैसे इकोनॉमिक्स के अंदर जो रेंट की थ्योरीज थी उसके ऊपर और काम किया गया तो रिकार्डो के सिद्धांत के अंदर जो कुछ कमियां उनको नज़र आई और उन्हीं कमियों के आधार के ऊपर जो है रिकार्डो के सिद्धांत की आलोचना की जाती है। तो सबसे पहले भूमि की शक्ति मौलिक और अविनाशी नहीं होती। रिकार्डो ने यह माना था कि भूमि की जो शक्ति होती है मौलिक होती है और अविनाशी होती है। इसका अर्थ है कि ना तो भूमि की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाया जा सकता है और ना ही भूमि की उपजाऊ शक्ति को नष्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर हम इस मान्यता को लें तो आज अगर हम देखें तो खेती के अंदर किसी प्रकार की जो स्प्रे या जो अन्य पेस्टिसाइड या अन्य प्रकार की जो चीज़ें होती है उनका यूज करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें तो भूमि की जो शक्ति है उसको बढ़ा ही नहीं सकती। क्योंकि जो रिकार्डो ने माना कि भूमि की उपजाऊ शक्ति को ना तो बढ़ाया जा सकता है और ना ही कम किया जा सकता है। लेकिन वर्तमान में हम देखते हैं कि जो अच्छी खाद बीज स्प्रे उनका प्रयोग करके हम उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, और अगर खाद स्प्रे बीज अच्छी किस्म के ना हो तो उत्पादकता कम भी हो जाती है। तो इस प्रकार से भूमि की जो उपजाऊ शक्ति होती है वो ना तो मौलिक है और ना ही अविनाशी है। कुछ भूमि ऐसी होती है जो बंजर भूमि होती है उनके अंदर भी जो है खाद
अच्छी खाद का प्रयोग करके हम जो प्रोडक्शन ज़्यादा ले सकते हैं वह प्रोडक्शन शुरू किया जा सकता है। तो इस प्रकार से भूमि की जो शक्ति मौलिक है वो भी नहीं होती और नई भूमि की शक्ति है वो अविनाशी होती है। दूसरा, सबसे अच्छी भूमि से खेती की शुरुआत जरूरी नहीं। रिकार्डो ने यह माना था कि जब कभी भी एक देश की अर्थव्यवस्था के अंदर उत्पादन शुरू होगा तो सबसे पहले सबसे अच्छी भूमि के ऊपर खेती की जाएगी, लेकिन उसकी मान्यता ये सही नहीं है। एक्चुअल के अंदर सबसे पहले उस जमीन के ऊपर खेती की जाती है जो सबसे आसानी से उपलब्ध हो जाती है। जैसा जो जंगल होते हैं, जंगलों की भूमि जो होती है सबसे उपजाऊ होती है, लेकिन जंगलों के अंदर खेती करना काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि वहाँ पर पहले जंगलों की सफाई करनी पड़ेगी, उसके बाद खेती संभव होगी, तो वहाँ पर खेती नहीं की जाएगी, बल्कि सबसे पहले उस जमीन का प्रयोग किया जाता है जो आसानी से उपलब्ध होती है। तो प्रत्येक देश के अंदर अगर हम उत्पादन की जो प्रक्रिया है एग्रीकल्चर की उसको देखते हैं तो हर देश के अंदर जो यही सिनेरियो मिलेगा कि सबसे पहले सबसे आसानी से उपलब्ध जमीन के ऊपर ही खेती शुरू की जाती है। आगे सीमांत भूमि को भी लगान मिलता है। रिकार्डो ने यह माना था कि भी जो सीमांत भूमि है उसको कभी भी लगान प्राप्त नहीं होता, यानी सीमांत भूमि के ऊपर किसी प्रकार की कोई आय जो है जो भूमि का मालिक होता है उसको अतिरिक्त आय की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन अक्सर देखने में आता है कि जिन देशों की आबादी बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर भूमि की मांग आगे से आगे बढ़ती चली जाती है और जैसे जैसे भूमि की मांग बढ़ती जाएगी तो सारी खेती प्रयोग में की जाने लगती है, यानी सारी भूमि का प्रयोग जो खेती में किया जाने लगेगा तो उसके कारण भी जमीन की कमी पड़ जाती है। तो जो सीमांत भूमि होती है उस सीमांत भूमि को भी कुछ न कुछ लगान प्राप्त होता है। आगे लगान सीमितता के कारण मिलता है, न कि उपजाऊ शक्ति में अंतर के कारण। रिकार्डो ने माना था कि भूमि को जो लगान प्राप्त होता है वो भूमि के भेदात्मक लगान होता है, यानी भूमि के जो दो टुकड़े होते हैं उन दोनों टुकड़ों की जो उत्पादकता होती है वो अलग अलग होती है। तो ऐसे में जो अधिक उत्पादकता वाला भूमि का टुकड़ा है उसको लगान मिलेगा। लेकिन अगर भूमि जो होती है वो समरूप हो, यानी पूरे देश के अंदर एक समान भूमि हो, तो उस अवस्था के अंदर कोई भी लगान नहीं पर मिलेगा। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। एक्चुअल के अंदर जो लगान मिलता है वो भूमि की उपजाऊ शक्ति के कारण नहीं मिलता, बल्कि भूमि की जो सीमितता है, भूमि की जो मात्रा है वो कम है और उसकी तुलना में भूमि की मांग ज़्यादा है। इस वजह से मांग और पूर्ति के बीच में जो अंतर है, मांग ज़्यादा है भूमि की और पूर्ति कम है, इस दुर्लभता के कारण जो वो लगान प्राप्त होता है। नेक्स्ट, लगान कृषि के मूल्य में शामिल नहीं होता। रिकार्डो ने यह माना था कि लगान जो होता है वो कृषि के मूल्य में शामिल नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि लगान के अंदर वृद्धि होने पर कृषि उत्पाद की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं आएगा और अगर लगान जो है उसके अंदर कमी हो जाएगी तो भी कृषि की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसका मतलब लगान जो होता है वो कीमत को प्रभावित नहीं करता, बल्कि जो बहुत सारे अर्थशास्त्री जो रिकार्डो के बाद में आए उन्होंने माना है कि कुछ अवस्थाएं ऐसी होती है जिसके अंदर लगान जो है कीमत में शामिल हो जाता है। इन लगान के बढ़ने पर कीमत बढ़ जाती है और लगान के कम होने पर उत्पाद की कीमत है उसमें भी कमी आ जाती है। तो इस प्रकार से लगान जो होता है वो कीमत को प्रभावित करता है। नेक्स्ट, लगान केवल भूमि को ही नहीं मिलता। रिकार्डो ने माना था कि भी लगान जो होता है केवल भूमि को ही मिलता है, क्योंकि भूमि जो होती है उसकी पूर्ति बेलोसदार होती है। लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्री ये मानते हैं कि लगान उत्पादन के किसी भी साधन को प्राप्त हो सकता है। लगान उत्पादन के उस साधन को प्राप्त होगा जिसकी मांग जो होती है वो ज़्यादा होती है और उसकी तुलना में उसकी पूर्ति कम होती है। तो ऐसी अवस्था के अंदर जो भी उत्पादन के साधन है, चाहे वो भूमि हो, श्रम हो, पूंजी हो, उद्यमी हो, कोई भी हो, उसकी अगर मांग पूर्ति की तुलना में ज़्यादा है तो उसको कुछ अतिरिक्त आय प्राप्त होगी, यानी जो उसकी न्यूनतम कीमत होती है, जो न्यूनतम आय होती है उससे ज़्यादा उसको जो आय प्राप्त होगी और न्यूनतम से जो ज़्यादा आय होगी वही जो है उसके लिए लगान होगा। आगे लगान उत्पन्न होने के कारणों की व्याख्या नहीं की है। जॉर्डन ने रिकार्डो के लगान का सिद्धांत है उसकी आलोचना करते हुए कहा है कि रिकार्डो ने एक सामान्य सत्य बताया है कि जो अच्छी चीज़ होती है उसकी कीमत ज़्यादा होगी, यानी जो अच्छी भूमि है उसकी उत्पादकता ज़्यादा होगी, उत्पादकता ज़्यादा होने के कारण उसकी कीमत भी ज़्यादा होगी, उसको लगान भी ज़्यादा मिलेगा। और जो घटिया चीज़ होती है उसकी कीमत कम मिलती है। इसका मतलब जो कम उपजाऊ भूमि है उसको लगान कम मिलेगा। तो इस प्रकार से उन्होंने ये कोई नई बात नहीं बताई, कि सामान्य सी बात बताई जिसको प्रत्येक व्यक्ति जानता है। लेकिन रिकार्डो ये नहीं बता पाए कि ये जो लगान है वो किस कारण से पैदा होता है। तो इस प्रकार से रिकार्डो का सिद्धांत जो है वो लगान के उत्पन्न होने के पीछे जो कारण है उनकी व्याख्या नहीं कर पाया है।
इसके बाद मौलिक शक्ति के कारण भूमि की उत्पादकता का अनुमान संभव नहीं। रिकार्डो का जो सिद्धांत है, रिकार्डो के सिद्धांत के अंदर जो एक मुख्य बात है, जैसा कि उन्होंने अपनी डेफिनेशन में भी बताया है कि जो भूमि की मौलिक शक्ति है उसके कारण लगान प्राप्त होता है। अब मान लीजिए कि एक व्यक्ति के पास में 10 एकड़ जमीन है। अब उस 10 एकड़ जमीन के ऊपर उसने जो अपने ट्रैक्टर का प्रयोग किया, उसने उसके अंदर जो ट्यूबवेल भी लगा लिया, उसने उसके अंदर जो है अलग अलग प्रकार के खाद बीज स्प्रे का भी प्रयोग किया। तो इस प्रकार से दो चीजें हो गई जो उत्पादकता को प्रभावित कर रही है, एक तो भूमि की उपजाऊ शक्ति और दूसरा जो उसके ऊपर पूंजी का निवेश किया गया है वो। तो ऐसे में ये जो पूंजीगत निवेश होता है इसके कारण उत्पादन कितना होता है और अकेली भूमि की उपजाऊ शक्ति के कारण उत्पादन कितना होता है, इसका अनुमान लगाना मुश्किल होता है। तो जब तक हम भूमि की मौलिक शक्ति की उत्पादकता का पता नहीं लगा पाएंगे तब तक हम लगान का भी अनुमान नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि रिकार्डो ने खुद कहा है कि लगान जो है वो मौलिक शक्ति के प्रयोग की लागत है। तो मौलिक शक्ति कितनी है, भूमि की खुद की उपजाऊ शक्ति के कारण कितना प्रोडक्शन हो रहा है, इसका पता लगाना मुश्किल है। आगे प्रत्येक भूमि जो होती है उसकी कुछ न कुछ उपजाऊ शक्ति जरूर होती है। रिकार्डो ने माना था कि जो सीमांत भूमि होती है उसकी उपजाऊ शक्ति नहीं होती, इस वजह से उसको जो लगान प्राप्त नहीं होता। लेकिन आप कोई भी भूमि उठा लीजिए, बंजर से बंजर भूमि उठा लीजिए, प्रत्येक भूमि की कुछ न कुछ उपजाऊ शक्ति होगी और इसलिए उस उपजाऊ शक्ति के कारण उसको कुछ न कुछ लगान अवश्य प्राप्त होता है। तो किसी भी देश में ऐसी कोई भूमि नहीं मिलेगी जिसको लगान प्राप्त ना होता हो। इसके बाद पूर्ण प्रतियोगिता की अवास्तविक मान्यता। रिकार्डो ने अपने सिद्धांत के अंदर ये माना कि वस्तु बाजार के अंदर पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है, लेकिन वस्तु बाजार के अंदर जो पूर्ण प्रतियोगिता नहीं पाई जाती। इस वजह से जो रिकार्डो का लगान सिद्धांत है उसकी जो है वो आलोचना इस अवास्तविक मान्यता के कारण की जाती है। नेक्स्ट है श्रम के मूल्य सिद्धांत की आलोचना। रिकार्डो ने माना था कि जो कृषि की उपज होती है उस उपज का मूल्य जो होता है उस भूमि के अंदर जो उत्पादन किया गया, उत्पादन में जो श्रमिक लगाए गए हैं उन श्रमिकों की लागत के आधार पर तय होता है। तो इस प्रकार से किसी भी जैसे मान लीजिए 1 एकड़ जमीन के अंदर हम जो गेहूं का प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब गेहूं की लागत का अनुमान जो है, ये गेहूं की जो कीमत का निर्धारण है वो उस गेहूं के उत्पादन में कितने श्रमिकों का प्रयोग किया गया है, श्रम की लागत क्या है, उसके आधार पर जो है उसकी कीमत तय होती है। लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्री ये मानते हैं कि जो उत्पाद होता है, उत्पाद का जो मूल्य होता है वो लागत, जो कि रिकार्डो ने माना था, लागत के साथ साथ उस वस्तु की मांग के आधार पर भी तय होता है। यानी एक वस्तु की कीमत का निर्धारण जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन है उसका निर्धारण उसकी लागत और मांग दोनों के द्वारा किया जाता है। लगान का अधूरा सिद्धांत। ये जो सिद्धांत है रिकार्डो का लगान का सिद्धांत है, ये पूरा सिद्धांत नहीं है। ये एक पूरी अर्थव्यवस्था के लिए तो बता सकता है कि जो कुल उत्पादन हुआ है उस उत्पादन के अंदर जो है भूमि का कितना हिस्सा है, यानी भूमि को लगान कितना मिलेगा। लेकिन एक फर्म जो भूमि का प्रयोग करती है उसके लिए कितना लगान होगा इसके बारे में नहीं बता पाता। एक उद्योग जो है उसने भूमि का प्रयोग किया तो उस उद्योग के लिए जो है भूमि का लगान क्या है उसका निर्धारण जो है इस सिद्धांत के अंदर नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से ये सिद्धांत जो है वो अधूरा सिद्धांत है, क्योंकि ये सिद्धांत जो होता है वो एक भूमि के एक फर्म के दृष्टिकोण से और एक उद्योग के दृष्टिकोण से लगान का निर्धारण नहीं कर सकता। भूमि के वैकल्पिक उपयोग होते हैं। रिकार्डो ने अपने सिद्धांत में माना था कि भी भूमि का जो केवल एक ही प्रयोग होता है कि उसका कृषि उत्पादन में प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन आज अगर आप देखें तो भूमि के जो बहुत सारे प्रयोग होते हैं, जैसे भूमि के ऊपर जो है फैक्ट्री लगाई जा सकती है, भूमि के ऊपर जो है वो स्कूल बनाए जा सकते हैं, इमारतें खड़ी की जा सकती है, सड़कें बनाई जा सकती है। तो भूमि जो है उसके जो बहुत सारे उपयोग किए जा सकते हैं। तो इस कारण से भी जो है रिकार्डो के सिद्धांत की आलोचना की जाती है। अब हम देखते हैं कि अभी तक हमने जो टॉपिक किया है उस टॉपिक के अंदर जो है कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है लगान क्या है। उसके बाद रिकार्डो के लगान सिद्धांत की कौन कौन सी मान्यताएं हैं। या अगर ये आ जाता है परंपरावादी सिद्धांत, लगान के परंपरावादी सिद्धांत की कौन कौन सी मान्यता है, तो अभी आपको ये बताना है। इसके बाद है विस्तृत और गहन कृषि की अवस्था में रिकार्डो के लगान सिद्धांत की व्याख्या कीजिए और रिकार्डो के लगान सिद्धांत की आलोचना कीजिए। तो अगर रिकार्डो का लगान सिद्धांत पूछे या लगान का परंपरावादी सिद्धांत पूछे तो आपको बताना यही है। इसी के साथ अपना ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।